बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर फ़ज़ल शहबाज ख़ान और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं अपने इस बार एक नए लेक्चर को लेकर, जो कि आप देख सकते हैं हमारी कॉम्पोजिशन की सीरीज़ में ये एक नया लेक्चर है दैट्स कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन, और जिसका हम सीन कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए फाइनली एक पैसेज देखते हैं and let's talk about it in detail. Starting the time with the name of Almighty Lord, the most gracious and the most merciful. It's your special lecture and this is your passage. ध्यान दीजिएगा बड़े इत्मीनान से। अब आपके सामने जो पैसेज आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आज के लिए जाहिर है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 1 है, और मैं चाहूँगा कि इसको अच्छी तरीके से पहले देख लें। ऑफ कोर्स आपके सामने ये स्क्रीन्स पर है तो आप तो इसका बाकायदा स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इसलिए ये लिखना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जस्ट फॉलो द रूल्स, जस्ट फॉलो द रूल्स प्लीज़। द फर्स्ट थिंग इज़ आपने क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कम से कम 3 बार इस पैसेज को पढ़िएगा। ज़ाहिर है आप ये काम पॉज करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मैं आपको कुछ मिनट्स दे रहा हूं, तकरीबन 2 मिनट। आप इसे इत्मीनान से पढ़िए। आई एम राइट बैक आफ्टर दिस। ओके नाउ, सो अपने तौर पे आपको मैंने कुछ मिनट्स दिए। आइए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मसलन आपके सामने ये पैराग्राफ है, ठीक है ना। मैं ये कह चुका हूँ कि ये आपकी प्रीवियस बुक से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर की बुक से रिलेटेड है, बट दैट डजंट मैटर। पैराग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ कि सीन है, कभी अनसीन ही हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स स्टिल अ कॉम्प्रिहेंशन, इज़न्ट इट? चाहे आपका लेवल इंटरमीडिएट का हो, मैट्रिकुलेशन का हो, एप्टीट्यूड का हो, सीएसएस के लेवल का हो, आप किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस लेक्चर को इसलिए नहीं देखना है कि आप सिर्फ अपने सेकेंड ईयर के लेवल को हिट कर रहे हैं या किसी मखसूस लेवल को। आपने इस तरह देखना है कि यार इट्स अनदर पैसेज। अगर मुझे पैसेज दे दिया जाए तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आइए ज़रा देखते हैं। तो मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक सवाल वैसे दिया नहीं है। अक्सर एक सवाल इसमें आ जाता है और वो सवाल जो है वो पूछा जाता है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चैप्टर से लिया गया है। फेयर इनफ, कभी पूछा जाए तो देंगे, वरना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आंसर्स देने होंगे। अब गौर करें, आपने सवालात पहले पढ़ लिए, अपने खाली दिमाग में आपने सवालात यहाँ पर मिक्स किए। जैसे कि नंबर 1, in what measures has the UN been always successful? Briefly define. किन मामलात में यूनाइटेड नेशन हमेशा से कामयाब रही है? इसको मुख्तसरन बयान कर दें। अच्छा, अब ये जो जुमला आपने पढ़ा, आप सोच में पड़ गए, UN ये क्या चीज़ है? लेकिन जो बच्चे फर्स्ट ईयर की क्लासेस में रहे होंगे और जिन्होंने पढ़ा है, ऑफ कोर्स उन्हें याद आ गया होगा। खैर, जाने दें। आपने दूसरा सवाल पढ़ा, ब्रीफली डिस्क्राइब द मोस्ट प्रोलिफिक ड्यूटी ऑफ द यूएनओ इन द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ। ऊपर मौजूद पैराग्राफ में पाए जाने वाली यूनाइटेड नेशन की सबसे अहम ड्यूटी के बारे में मुख्तसरन जायज़ा लें। अब वो ड्यूटी क्या है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 सवाल आ गए, फिर आपने तीसरा सवाल पढ़ लिया, इसके कुछ मीनिंग्स आपको देने हैं। नीचे मौजूद 3 वर्ड्स हैं, अपार्ट, आउटब्रेक, डेस्पेयर। अब आप इनकी मीनिंग ढूंढेंगे, वो भी आप ऊपर में जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में आप ढूंढ लेंगे, क्योंकि लिखा है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। देखिएगा, एक होती है वर्ड टू वर्ड मीनिंग, मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग की बात नहीं कर रहा। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कुछ और होती है। कभी लिखा आ जाए ना सिर्फ मीनिंग, तब आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग दे सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कभी लिखी हुई आ जाए तो आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो मीनिंग बन रही है वो लिखनी होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस हर तरह के होते हैं, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस स्पेसिफिकली सेकेंड ईयर के लेवल्स में आते हैं, लेकिन आपस की बात है ये सेकेंड ईयर के लेवल का सिर्फ सवाल नहीं है। ऐसे सवालात आपको एप्टीट्यूड के लेवल में भी पूछे जा सकते हैं, आपको दूसरे टेस्ट प्रिपरेशन के लेवल में भी पूछा जा सकता है, सीएसएस के लेवल में आपको ऐसे सवालात दिए जाते हैं। बट इट्स ओके, आपकी तैयारी सारे चीज़ों की एक जैसी होनी चाहिए। पूछा जा रहा है कि नीचे मौजूद जो वर्ड्स हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बता देना ज़रा। अब मैं यहां पर आप लोगों को बीच बीच में कुछ सेकंड्स का मौका दूंगा। वो क्यों दूंगा आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
ताकि आप यहाँ पर सवाल लिखकर आप उसका जवाब लिख सकें। अब ये पैसेज मैंने तो खैर कई बार पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं तो इसको दोबारा आपके सामने रीड नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि आपने इसको अभी अभी पढ़ा है तो मैं ये चाहूँगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पॉज करिए और इस पैसेज को पढ़ लीजिए। चलें, तो आप पॉज करके इसे पढ़ चुके होंगे आई बिलीव। आप इस पैसेज को पढ़ने के बाद एक बार या दो बार या मैक्सिमम 3 बार, इससे ज़्यादा मत करिएगा, टाइम नहीं होता, आपने फाइनली इन आंसर्स को जवाब देना है, इन क्वेश्चंस पे आंसर्स करना है। और ये जो सवालात हैं ये आपने क्योंकि पहले जहन में रख लिए थे, इसलिए अब पैसेज पढ़ते हुए ये आंसर्स आपके जहन में ऑलरेडी फ्लैश कर रहे होंगे, ठीक है ना। खैर, आइए ज़रा डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। ज़रा पहला सवाल लिखिएगा प्लीज़, राइट दिस डाउन एट द सेम टाइम, ज़रा साथ साथ रहेंगे। ऑफ कोर्स मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लास का सा एनवायरनमेंट बना रहे। काइंडली नोट डाउन द क्वेश्चन जो आपके सामने है। In what measures has the UN been always successful? Briefly define. चलें जी, उम्मीद करता हूँ आप ये लिख चुके हैं। ओके, तो सवाल आपने लिख लिया है, इन व्हाट मेजर्स हैज द यूएन बीन ऑलवेज बीन सक्सेसफुल, और जाहिर है कि इसका जवाब आप जो लिखेंगे उसके लिए प्लीज स्क्रीन पॉज करिएगा और पॉज करके इसका जवाब लिखिएगा। ओके, तो आपने इसे पॉज कर लिया होगा आई बिलीव, और आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। लेट्स फाइंड आउट कि आपके इस सवाल का जवाब क्या रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन व्हाट मेजर्स हैज द यूएन ऑलवेज बीन या बीन ऑलवेज सक्सेसफुल, किस एक चीज़ में यूनाइटेड या किन चीज़ों में यूनाइटेड नेशन काफ़ी कामयाब रही है, उसको मुख्तसरन बयान करिएगा। अब आपने पूरा पैसेज पढ़ा, जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो सिर्फ एक है, आप गौर करें सिर्फ एक है, और वो एक पॉइंट आपको पहली लाइन में मिल रहा है? नहीं। दूसरी लाइन में? जी बिल्कुल भी नहीं। तीसरी लाइन में? नहीं। तो चौथी लाइन में? नहीं भाई। पांचवी लाइन से आपको थोड़ा सा, इनफैक्ट चौथी लाइन से ही आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ मेरे आंसर का आगाज हो रहा है। द यूएन हैज सक्सीडेड इन अ फ्यू केसेस इन ब्रिंगिंग पीस वेयर देयर वाज नो पीस बिफोर। ये पहला पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन उन तमाम जगहों में तो अमन कायम करने में कामयाब रही है जहां पर पहले कहीं भी अमन नहीं था। और डेफिनेटली इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप गौर से देखें, इससे रिलेटेड आप एक चीज खुद लिख सकते हैं। नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा। मसलन अगर मैं इसका जवाब लिखता हूं तो इसका जवाब कुछ यूं हो सकता है, द यूनाइटेड नेशन हैज बीन successful in at least 2 ways or in at least a couple of ways. The first is to bring understanding amongst the countries who were being the part of multiple misunderstandings. यानी उन तमाम कंट्रीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में वो कामयाब रही है जो आज से पहले और हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार रहे। And the second is that this organization has been successful in bringing peace in places, in territories where there never had been any peace. जहाँ पर कभी पीस नहीं रहा, जहाँ पर कभी अमन नहीं रहा, where there had never been peace, ये कहना ज़्यादा सही होगा। तो आपने इस तरह से अपने आंसर को फॉर्मुलेट करना है। अब बात दरअसल ये चैप्टर ऐसा है कि इसे किस ऑथर ने लिखा है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो इसका जवाब शुरू इस तरह कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू द ऑथर the United Nation has been successful in at least a couple of ways. और फिर आप ये लिख दें, ये तो हो गया पहला आंसर। दूसरा सवाल नोट करिएगा जरा, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, इसको भी लिखिएगा, राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन, और उसके बाद इसको भी जल्दी से रिजॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। Briefly describe the most prolific duty of the United Nations organization in the above mentioned paragraph. तो जल्दी से नोट करते हुए, मेरा ख्याल है आप इसे ऑब्वियसली नोट कर चुके हैं, फिर भी कुछ सेकंड्स देता हूं। चले जी, लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। सवाल आपके सामने लिखा है, मुख्तसरन बयान करें यूनाइटेड नेशन की उस अजीम तरीन ड्यूटी को जो कि पैराग्राफ में मेंशन्ड है। अगेन इसमें आपको एक ही चीज़ पर बात करनी है। आपने अपनी सर्चिंग का आगाज़ कर दिया और जब आप ढूंढते हैं तो वो ड्यूटी क्या है, पहली लाइन में नहीं, दूसरी में मुझे नहीं लगता, तीसरी में, और चौथी पांचवी में तो आपको मिल चुका था। ये भी आपने जाहिर है कि पहले ही आंसर में, पहला आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन में से लिखा गया, लेकिन देन वी गेट डाउन टू दिस द लास्ट लाइन्स, बट लेट अस नॉट डेस्पेयर। चलो ना उम्मीद नहीं होते, फॉर देयर इज वन पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द यूएन दैट फिल्स अस विथ होप। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक काम ऐसा है जो हमारे दिलों में उम्मीद की किरणें भर देता है। दिस इज द वर्क ऑफ फाइटिंग सोशल इवल्स। इन तीन लफ्जों में आपको आपका जवाब मिल रहा है। आपका जवाब यहाँ पे क्या होना चाहिए? जवाब का आगाज आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आप इनडायरेक्ट स्पीच का कैप्शन ऐड किए बगैर, पोर्शन ऐड किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। द ऑथर बिलीव्स दैट द मोस्ट, अब बिलीव्स ऐसे लिख लें, द ऑथर फील्स दैट ऐसे लिख लें, या अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जैसे भी चाहें। द मोस्ट प्रोलिफिक ड्यूटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इट्स fight against social evils, has been its fight against social evils, या as it is लिखना चाह रहे हैं, has been the work of its fighting against social evils। इस तरह आपका दूसरा जवाब भी हो गया। अब दिलों को थाम कर रखिएगा तीसरे और चौथे जवाब के लिए। तीसरा सवाल भी मेंशन करिएगा ज़रा यहाँ पर, और खैर आप इसको मेंशन बेशक कर सकते हैं। आइए ज़रा हम इसकी मीनिंग को जल्दी से देख लें। लाइक आई सेड, हमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग चाहिए, तो आइए लिखते हैं। पहला वर्ड है अपार्ट। अब जैसे जुमला लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, बजाय ये कि लोगों को जमा किया जाए, अटेम्प्ट्स एट पीस मेकिंग समटाइम्स सेट देम फर्दर अपार्ट। अब अपार्ट मतलब अलहदा हो जाना, तो द वर्ड अपार्ट मीन्स, आई होप आपने लिखा हो, नहीं तो पॉज करके लिखिएगा। Yes, it is separated. The word apart means separated. इसी तरह outbreak को ढूंढते हैं। Of course यहाँ पर outbreak का जो word है वो हमें इस लाइन पे मिलता है। हम पढ़ते हैं, any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world war. इनमें से जो छोटे मोटे झगड़े हैं ये यकीनन बड़े वर्ल्ड वॉर को शुरू करने का जरिया बन सकते हैं। Again, the word outbreak here means beginning, शुरुआत या स्टार्ट। इसी तरह डेस्पेयर का वर्ड बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है, लेट अस नॉट डेस्पेयर, चलो नाउमीद नहीं होते। तो डेस्पेयर का मतलब बीइंग अनहोपलेस, या डेस्पेयर का मतलब होता है बीइंग होपलेस, यानी सॉरी अनहोपलेस तो नहीं, नाउमीद होना, डेस्पेयर बीइंग होपलेस। अब आ जाए चौथे सवाल पर। दैट फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पार्ट ऑफ स्पीच जज करना है। वेयर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पॉज करके बताइएगा, शायद गलत कहा। वेयर यहां पर एडवर्ब है। क्या है बेटा? दिस इज एडवर्ब।
नो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कभी सोचा ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो डिक्शनरी में आप ढूंढिए कभी। हियर द वर्ड नो और नॉट, ये दोनों ही एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। इन्हें डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है, तो आप डिटर्मिनर्स भी लिख सकते हैं और एडजेक्टिव भी। लेट इज अ वर्ब। तो चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। फजल शहबाज खान को दीजिएगा इजाजत। Until my next lecture, stay smart, stay safe at your home. Take care, Allah Hafiz.